मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय शो। अपने आज के प्रोग्राम में वैसे तो बहुत से मसाइल हैं पाकिस्तान में जिस पे डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है ओआईसी समिट हो रही है पाकिस्तान में 41 ईयर्स के बाद। कहा जा रहा है कि इतने सालों के बाद ये समिट करवाई जा रही है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसको एक समिट कहा जा रहा है जिसमें बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनके फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान आएंगे और इसमें जो मेन एजेंडा है इस समिट का वो ये है कि अफगानिस्तान का जो क्राइसिस चल रहा है उसको किस तरीके से हल किया जाए। क्योंकि हमारे अपने इंटरनल बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने इस वक्त तरजीह दे रहे हैं अफगानिस्तान को। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि जहां शब्बर जैदी साहब ने कहा कि दिवालिया निकल चुका है, तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कहा नहीं, गलत रिपोर्ट किया गया। वो 3 मिनट की सिर्फ जो बात थी उसमें कही थी और वो बता दी, बाकी नहीं बताई। तो उसके बाद रजाक दाऊद साहब भी बोल पड़े हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सीजन पॉलिटिशियन हैं, अमेरिका में रहते हैं लेकिन पाकिस्तान से बड़ा गहरा ताल्लुक है, ट्रंप के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, यानी रिपब्लिकन के कैंडिडेट तो नहीं है, आगे चल के हो सकते हैं लेकिन उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं। साजिद तार साहब मेरे साथ मौजूद है। साजिद तार साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। माय प्लेजर, थैंक यू आलिया, थैंक यू सो मच। साजिद साहब, समिट हो रही है काफी अरसे के बाद, बड़ा यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं और कहा जा रहा था कि मोबाइल सर्विस बंद हो जाएगी, लेकिन अब अथॉरिटीज की जानिब से कहा गया कि मोबाइल सर्विस जारी रहेगी। इसकी कितनी सिग्निफिकेंस देख रहे हैं आप? मैं इसका जीरो सिग्निफिकेंस देख रहा हूं। मैं थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा कि ओआईसी का ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये चंदा कॉन्फ्रेंस है। इसमें आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इनका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव आपने नोट किया होगा, इन्होंने कहा कि वन एजेंडा, नॉट इवन देन रिकग्निशन ऑफ तालिबान गवर्नमेंट। इस पे सिर्फ और सिर्फ चंदे की बात होगी कि कुछ चंदा उनको दें और कुछ हमें चंदा दें, ये सिर्फ एक बात होगी। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि ओआईसी क्या चीज क्या है। एक तो यूनाइटेड नेशंस के बाद मुसलमानों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन प्रैक्टिकली फेल। मैं ये यहाँ ये अर्ज करना चाहूंगा, ये वही ओआईसी है जिन्होंने सुषमा स्वराज को, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया वहां पे। ये वही ओआईसी है जिन्होंने कश्मीर में आपका साथ देने से रिफ्यूज किया। ये वही ओआईसी है जो आज तक फलस्तीन का मसला हल नहीं कर सकी। ये वही ओआईसी है जिन्हें ह्यूमैनिटेरियन अगर अफगानिस्तान पे हेल्प करनी नजर आ रही है तो सीरिया में क्या हाल है, रोहिंग्या मुसलमानों का क्या हाल है, अगर देखा जाए तो फिर चाइना में जो दूसरे मुसलमान है उनके हालात क्या है। तो अगर ये मुसलमानों के किसी मसले में भी एक्टिव नहीं है, सिर्फ सऊदी प्रोपेगेंडा मशीन है एक, तो फिर इसका आने का क्या फायदा है? पाकिस्तान किस मुंह से आएंगे? और इनके पार्टिसिपेंट कौन है? वही हैं जिन्होंने हमारे मोदी साहब 7 स्टेटों ने बुला के उनको हाईएस्ट अवार्ड दिए जब बिल्कुल कश्मीर का मसला नहीं आता। ये वही ग्रुप है जो इस वक्त इजराइल को उनके साथ उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए बेताब है। तो इनको यहां पे बुलाना क्या ऑब्जेक्टिव हासिल होगा? मेरी नजर में तो इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। ओआईसी, अब मैं बताऊंगा, सऊदी अरेबिया हमारी अमेरिका की एक स्टेट की जगह रखती है। वो उसकी वजह यह है कि वो उनकी मर्जी के बगैर, हमारे प्रेसिडेंट साहब गए थे पिछली दफा, डोनाल्ड ट्रंप साहब सऊदी अरेबिया गए, उन्होंने कहा आप हमारी मदद के बगैर, हमारी सिक्योरिटी के बगैर 7 दिन नहीं गुजार सकते आप। जाहिर है फिर उनके एजेंडे पे चलते हैं ये। जब ये उनके एजेंडे पे चलते हैं तो फिर ये आपको क्या दे सकेंगे? ये क्या आपको, मेरा मकसद है, कौन सी ऐसी नई बात हो गई है जिसपे वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अफगानिस्तान असल में दर हकीकत मैं ये बताना चाहूंगा, इस वक्त तालिबान गवर्नमेंट ऑलमोस्ट पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रही है। वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की वजह से वो कहते हैं हमें पैसे लेकर दो, हमें रिकॉग्नाइज कराओ। इसमें रिकॉग्निशन की बात तो नहीं होगी क्योंकि वन पॉइंट एजेंडा है, सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन बेस पे चंदा मांगने के लिए ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है। अब वो चंदा देने वाली भी बात के पीछे कई लीगल उसके इश्यूज हैं कि अगर अमेरिका, जो इनको कहते अमेरिका क्योंकि आ रहा है, और आज कुरैशी साहब ने फरमाया है कि हमारी बहुत बड़ी जीत हो गई है क्योंकि अमेरिका आ रहा है। अब अमेरिका अगर आता है, अगर उनसे ये क्वेश्चन किया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारा $9 बिलियन जो है वो रिलीज किया जाए, वो किस तरीके से रिलीज करते हैं? उनको एक लीगल टेक्निकलिटी का इशू है उसमें कि अगर वो चंदा वो वापस दे देते हैं $9 बिलियन तालिबान को, इनडायरेक्टली वो तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, वो रिकॉग्नाइज हो जाएंगे इनडायरेक्टली। इसकी मिसाल मैं ये देना चाहूंगा कि जब कम्युनिस्ट पार्टी ने टेक ओवर किया था चाइना में, तो उस वक्त उनके फंड्स भी अमेरिका में मौजूद थे, और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो उस वक्त भी अमेरिका को कहती थी हमारे फंड रिलीज किए जाए, लेकिन वो नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ता था उसमें। ये इशू
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था व्हेन द चाइना बिकेम द रिपब्लिकन इंडिपेंडेंट कंट्री, आफ्टर कम्युनिस्ट कंट्री। उसकी टेक्निकलिटीज है, लेकिन इस वक्त मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मसाइल क्या हैं। इन दोनों के मसाइल करप्शन है, क्योंकि दोनों बुरे तरीके से आज से नहीं साल से करप्शन में इन्वॉल्व है वहां पे। और दूसरी मिसाल मैं ये देना चाहूंगा कि डॉलर, हो सकता है डॉलर स्टेबल करने की पॉलिसी हो पाकिस्तान गवर्नमेंट की, क्योंकि इस वक्त डॉलर सारा ड्रेन होकर अफगानिस्तान जा रहा है। और तीसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त वहां पे पापी की ग्रोथ जो है वो बड़े पीक पे जा रही है। इस वक्त उन्होंने नए अपना कारोबार दोबारा स्टार्ट कर लिए हैं, खोल लिए हैं, और वो डायरेक्टली दे आर टॉकिंग टू, मेरे ख्याल में ये ओआईसी का कोई फायदा नहीं होगा। दे आर डायरेक्टली टॉकिंग टू अमेरिका थ्रू द कतरीज, दे आर द न्यू पार्टनर्स ऑफ अमेरिका देयर। असल में हकीकत अगर देखी जाए तो हकीकत इस वक्त पाकिस्तान को ये करने की जरूरत नहीं है, अमेरिका की विल नहीं है, क्योंकि अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट पार्टी इस वक्त सिटिंग रजीम जो है वो डेमोक्रेट है। इस वक्त जो हमारी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है वो ओबामा साहब वाली फॉरेन पॉलिसी है, और उसके तहत फॉरेन पॉलिसी वीक है। उनको सिर्फ दो इशू नजर आते हैं इस वक्त, ताइवान और यूक्रेन। उनका इसके ऊपर तवज्जो नहीं है अफगानिस्तान पे इस वक्त बिल्कुल। और दूसरा, जिस तरीके से एम्बेरसमेंट उन्होंने फेस की अफगानिस्तान में, वो उसको बार बार कुरेदना नहीं चाहते। अगर रिपब्लिकन पार्टी होती, रिपब्लिकन प्रेसिडेंट होते, पेंटागन स्ट्रांग होता, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक अपना उनकी एक अपनी फिलॉसफी थी कि अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, उसका मतलब ये था कि पेंटागन स्ट्रांग होना चाहिए, हमारी आर्मी स्ट्रांग होनी चाहिए। जब पेंटागन स्ट्रांग होता है, आर्मी स्ट्रांग होती है, तो फॉरेन पॉलिसी पे तवज्जो होती है कंट्रीज की। इस वक्त कंट्री अमेरिका इज फेसिंग ह्यूज पॉलिटिकल क्राइसिस, और उसके साथ ही पाकिस्तान नॉट ओनली अ पॉलिटिकल क्राइसिस तो 73 साल से चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त आई थिंक द पाकिस्तान इज फेसिंग, जिस तरह आपने फरमाया पहले भी, द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस मेरे ख्याल में। जो इस वक्त इकोनॉमिस्ट है, जिस तरह आपने बताया, अभी नए अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है इस चीज को, और पीटीआई के बहुत से लोग जो इनडायरेक्टली दे आर टॉकिंग टू नून लीग और पीपल्स पार्टी, they know exactly what's going on। लेकिन वो कहते हैं जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। दुनिया सारी को पता है कि इस वक्त हालात क्या है। खान साहब बार बार अपनी कैबिनेट को कहते हैं कि बाहर निकल के आप लोगों को बताएं कि दिस इज द चीपेस्ट कंट्री, महंगाई कहाँ है, महंगाई कहाँ है। वो सारी दुनिया को नजर आ रही है महंगाई के हालात क्या है, आपके डॉलर के हालात क्या है, जीडीपी ग्रोथ क्या है। तो इसमें इन हालात में ये चंदा कॉन्फ्रेंस हो रही है। देखें, ये असल में हमारी गवर्नमेंट को, आपको मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि लेकिन साजिद साहब, आप कह रहे हैं चंदा कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन चंदा जमा हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। उसकी वजह ये है कि इनकी आखिरी ट्राई है ये लास्ट। वो इस वजह से ये समझते हैं कि शायद हम चंदा मास्टर हैं चंदा कलेक्ट करने के, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया और इनके सारे वजीर जो थे वो चंदा मांगने वाले वजीर हैं। वो समझते हैं कि शायद जिस तरह हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाया है, इन अरबियों को भी बना लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में आपको, मैं इस वक्त आपका सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है, आपको दुनिया समझ चुकी है कि यू आर डबल गेम प्लेयर। आप उसकी मिसाल ये देख लें कि सऊदी अरब ने पिछले दिनों जो आपको पैसे दिए हैं, किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया उन्होंने। वो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाता, वो वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट था। वो यही समझ लें कि when the another country has, आप अपनी sovereignty भी खो चुके हैं। when another country has a power to make you bankrupt within 72 hours, तो आपकी sovereignty किधर है? वो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का था? आज एक मिनट के लिए मैं सोचता हूं कि अगर सऊदी ये कहें कि वो आपके वहां पे एटॉमिक एसिड जो है सेफ नहीं है, अगर अमेरिका इनडायरेक्टली उनसे कहलवा ले ये बात, तो यू आर ओवर। 72 आवर्स में आप कहां से पैसे देंगे वो आप? बिल्कुल ऐसे ही है जी। लेकिन साजिद साहब, आपने कहीं ये देखा है कि जिसके मुशीर जो हैं, जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के मुशीर, वो ये कह रहे हो कि जो हुकूमत है और जो मुल्क है वो दिवालिया हो चुका है, वो दिवालिया मुल्क जिसकी ये बातें की जा रही हूँ, वो दूसरों के लिए इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करवा रहा हो। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दी चलूं कि इंडिया में भी जो कॉन्फ्रेंस है, एक रशिया, चाइना और इंडिया की समिट, वो भी उसके भी बड़े चर्चे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स तो आएंगे, और इससे पहले भी हमने देखा कि कुछ अतराफ से अफगानिस्तान के लिए एड का ऐलान भी किया गया। तो आप समझते हैं कि क्या ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स आएंगे, ये कोई ऐसा वादा कर लेंगे और इसके में कुछ होगा आगे, कोई ब्रेक थ्रू हमें मिलेगा अफगानिस्तान को रिकग्नाइज करने और वहां पर एड के लिए?
देखिए इस वक्त आपके रीजन में ये सबसे पहला मेरा क्वेश्चन मार्क होगा इससे रिलेटेड कि ओआईसी पहले इस वक्त दुनिया में कितनी फाल है, कितनी अचीवमेंट्स कर चुके हैं। खूब फलस्तीन आजाद करा लिया इन्होंने सीरिया ठीक करा लिया, इनका अपना अरबियों दिस इज अरब इशू। इन्होंने इराक के हालात ठीक कर लिए, इन्होंने यमन के अंदर इन्होंने कोई रोल अदा किया। एक मिनट के लिए सोच लें, क्योंकि उनका मेन प्लेयर तो सऊदी अरेबिया है, और तो उनके साथ वैसे उनके वो चमचे कड़चे हैं, वो बिल्कुल दूसरे सारे तो इस तरह, जहां अमेरिका उनको कहता है वो बैठ जाते हैं, जहां कहते हैं अमेरिका कहते हैं तो उठ जाते हैं। अगर ये देखें कि आज तक इन्होंने जिंदगी में कोई चीज अकॉम्प्लिश नहीं की, तो ये इस्लामाबाद में आके चंदा किस तरह इकट्ठा कर लेंगे। इस वक्त अपना इंटरेस्ट बेस इन्होंने, जब दुबई ने इजराइल को, सूडान ने इन्होंने जब इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, वहां से चीजें क्लियर हो चुकी थी कि अब ये कंट्रीज अपने अपने मुफाद पे जाते हैं। अब ये यूनिलैटरल या एक कलेक्टिव एफर्ट जो है वो करने की सलाहियत नहीं रखते, कुछ भी अचीव करने की सलाहियत नहीं रखते। तो उसमें इन हालात में बुलाना, इतना खर्चा करना, बल्कि आप जिस तरह पहले भी फरमा रही थी, आई वाज शॉक्ड कि 4 दिन के लिए आके एक कैपिटल की मोबाइल सर्विस ही कैंसिल कर दी गई। मैं हैरान था, बल्कि मैं उस पर हैरान कम परेशान ज्यादा था, वो इस वजह से कि पहले ही अमेरिका में लोग हमसे पूछते हैं कि डू यू हैव फैंस इन योर कंट्री, डू द पीपल लिव इन मड हाउसेस, डू द पीपल हैव रनिंग वाटर देयर। तो पहले ही लोग समझते हैं कि आप गार में हैं, आपका कंपैरिजन नाइजर के साथ होता है, आपका कंपैरिजन कांगो के साथ होता है। तो आप इस तरह की हरकतें देखें तो क्या लोग क्या मैसेज भेजेंगे 4 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। और यार ये 50 लोग जो आ रहे हैं बाहर से, इनको मरी ले जाएं, आप इनको स्कर्दू ले जाएं किसी छोटे एरिया में, आपको जहां सेफ्टी इशू है, अपने कैपिटल को या हैंडीकैप कर देते हैं कोई बंदा। कभी इस तरह सोचा आपने? सर जी सही कह रहे हैं कि वो जो है वो आप तो नाइजर से कंपैरिजन करें सर, हम तो अपना कंपैरिजन इंडिया से करते हैं, उसके नीचे तो हम जाते ही नहीं है। तो आप हमें कहां ले गए, इतना नीचे ले गए सर। मैं समझता हूं इनको आंखें खोलनी चाहिए इंडिया के साथ। मैं समझता हूं इस वक्त एक तो 2 चीजें मैं खास कर आज ये मेंशन भी करना चाहता हूं, जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारे कुछ रूलिंग एलीट को चेंज करना चाहिए। गौर से जरा देखें, आपके बायलैटरल रिलेशनशिप का डेफिनेशन क्या है, दूसरे मुमालिक के साथ सफारती रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या है। अगर वो आपको डॉलर दे तो इसका मतलब है कि वो रिलेशनशिप आप उनके साथ अच्छे हैं, अगर वो डॉलर रिफ्यूज कर दे तो आप उनके खिलाफ हैं। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी। मैंने तो कई दफा आपको कहने की कोशिश की है कि हमारी हर पॉलिसी के पीछे डॉलर है, हमारी हर पॉलिसी के पीछे करप्शन है। छोटी सी मिसाल है साजिद साहब, ये दुनिया मतलब की ही तो है। नहीं मतलब कि देखिए, उसमें एक छोटी सी आगे बात करना चाहूंगा, मैं बल्कि ऑफ द वे नहीं जाना चाहूंगा। इस वक्त ग्वादर में जो लोग बैठे, उनके फैसले, जब आपने उनकी किस्मतों के फैसले किए, जब आपने वहां चाइनीज ट्रेलर्स को लाइसेंस दिए फिशिंग करने के लिए, आपने 1 मिनट के लिए नहीं सोचा कि हमारे अपने लोग जो सदियों से यहाँ बैठे हैं और फिशिंग इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम दे हैव, उनका क्या बनेगा। अब मैं उसके पीछे नजर क्या आता है, मुझे उसके पीछे खुशबू आती है करप्शन की, कि जिसने जब साइन किया, बेचा, अपना मुल्क जब बेचा, तो उसने डॉलर कहीं और ले लिए होंगे। आपकी हर चीज के पीछे तो ये है। कोई भी आपकी पॉलिसी देख लें, उसके पीछे नजर आता है कि या दुबई में पैसे लिए गए हैं या लंदन में लिए गए पैसे। लंदन आपका कैपिटल बन चुका है, लोग आते हैं, लूटते हैं, वापस चले जाते हैं, लूटते हैं, आते हैं। मेरा मकसद एक शर्मिंदगी की, कोई एक ढिठाई की भी हद होती है। और इस वक्त तो मैं समझता हूं कि इन क्राइसिस से, देखिए एक इसका सपोर्टिंग आर्गुमेंट दूंगा कि पिछले 73 साल में आपके 30 खरब थे आपके कर्जे, ये आपने 3.5 साल में 20 खरब और ले लिए। मेरा एक क्वेश्चन मार्क होगा कि ये इनसे आपने क्या हॉस्पिटल बनाए हैं, आपने रोड्स बनाई हैं, आपने इनके साथ क्या किया है। ये पैसे, ये जो 20 खरब रुपया आपने नया कर्जा लिया, इससे क्या किया? कोई जवाब देने के लिए आपका कोई वजीर मशीर तैयार है इसके लिए? आप 40 अरब रुपया आपने कोविड फंड से खा गए हैं, आप वजीर आजम फंड से, उसकी रसीदें को पेश करने के लिए तैयार है। लेकिन आप बार बार किस ढिठाई के साथ कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर कोई महंगाई नहीं है, हमारा मुल्क सबसे चीप तरीन है, बगैर किसी दलाइल के आप मुसलसल यही रट लगा रहे हैं। लोग अब इतने बेजार हो, लोगों को तो खैर आपने ये कर दिया है। असल में आलिया बड़े इन्होंने पाकिस्तान में जो करप्शन अलायंस है, उन्होंने इतना बहुत एक अच्छा काम किया है कि लोगों को मार मार के, महंगाई के साथ, करप्शन के साथ, उनकी सोचें ही खत्म कर दी, उनकी सोचें ही खत्म कर दी गई।
इस वक्त जो टूटी फूटी मिडिल क्लास थी वो तो फकीर हो गए बेचारे, और आपके ऊपर अल्ले तल्ले सिर्फ पराडो इंपोर्ट हो रही है और आईफोन इंपोर्ट हो रहे हैं। शादियां देखें जिस तरीके से करते हैं, अरबों डॉलर लगाते हैं, फिर शो ऑफ करते हैं। फिर सोचे तो सही है क्या, मैं हैरान हूं। अच्छा साजिद साहब, एक सवाल भी बनता है यहाँ पे, वो ये कि जहां हम ये कह रहे हैं कि देखिए ना, सऊदी अरेबिया जो है वो इतना हम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ये इतनी बड़ी समिट हो रही है, उसका कितना बड़ा किरदार है इसके अंदर, जहां हम इतना ज्यादा उसको फॉलो करें इस सिलसिले में, तो सऊदी अरेबिया ने अभी हालिया अपने कंट्री में जो इकदाम किए हैं शिद्दत पसंदी को खत्म करने के लिए, प्रोग्रेसिव माइंडसेट को ऊपर लाने के लिए, तरक्की के लिए, उन्होंने कॉन्सर्ट्स करवा रहे हैं वो इंडियंस को बुला के। वो वहां पर कॉन्सर्ट्स, एंटरटेनमेंट्स, उनकी जो प्रिंसेस हाइफा है, उन्होंने ये कहा कि 2022 में 600% ज्यादा कॉन्सर्ट्स होंगे, क्योंकि ये हमारा टूल है, ये हमारी स्ट्रेटेजी है टूरिज्म की। तो हमने तो कहा था हम अपने मुल्क में टूरिज्म लाएंगे, तो क्या हम इस समिट के साथ ये भी उम्मीद रखें कि उसी तरीके से जो सऊदी अरेबिया की ये वाली पॉलिसीज हैं इनको भी हम फॉलो करेंगे और हम भी इसी तरीके से शिद्दत पसंदी को खत्म करेंगे? ऐसा होगा? हाँ, अगर इसमें डॉलर है तो हम भी ऐसे कर लेंगे, लेकिन इसमें डॉलर नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। हमने तो देखिए, हमने तो मजहब को भी कार्ड डॉलर के लिए चलाया ना। हमें जहां पैसा मिलता है वो हम करेंगे, जहां से चाहे वो जहां से भी मिले। सऊदी अरेबिया ने तो दुबई का मॉडल, वो कहते हैं 2030 तक हमने तो बिल्कुल ऑयल से हमने जान छुड़ा के तो टूरिज्म पे चले जाना है। वो तो पता नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन मैं जिस तरह बताता हूं ना कि हमारे सारे पूरे मुल्क के अंदर दूध का गिलास खालिस नहीं मिलता, लेकिन हर पाकिस्तानी आशिक रसूल है। हमारा तो कारोबार है ना ये। हम कारोबार मजहबी नहीं है, हम कारोबारी हैं। हमें पैसा, वो कहते हैं हमारा कौमी तराना होना चाहिए, मैं नोट वखा मेरा मूड बने, ये हमारा कौमी तराना है। आपकी 73 साल की टोटल देखेंगे, मैं अफसोस के साथ सकूते ढाका वाले दिन थे, देखें वो किस तरीके से तरक्की कर गया मुल्क, हम कहां हैं। एग्जैक्टली सर, बांग्लादेश और इंडिया को देखिए कहां पहुंच गए। हमने पंजाबिस्तान बनाया है और उसी खा रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। बिल्कुल ही मेरा मकसद कोई कौमियत, नेशनलिज्म चीज की आज तक मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं किसी नेशनलिस्ट पाकिस्तानी को देखूं जो कहे मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल। मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। मुझे आज शौक है कि पाकिस्तान जाऊं तो मुझे पाकिस्तानी मिले। मेरी बल्कि दुआ मैं कहता हूं ना, जिस तरह मैं आजकल दुआ शुरू कर दी करना, या मेरे मालिक पाकिस्तान को पाकिस्तानी चलाने वाले मिले। बाकी अभी तक तो सारे फॉरेनर हैं, बाहर से आते हैं, लूट के चले जाते हैं। लेकिन ये कि आपको पाकिस्तान में पाकिस्तानी लीडरशिप चाहिए जिनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ हो, तभी पाकिस्तान के लिए फैसले करेंगे। अभी तो जो आपके जो जिन्होंने मिनी बजट दिया उनकी अपनी इनकम तो डॉलरों में है, वो रुपयों का क्या ख्याल करेंगे फिर? बल्कि सर अभी इमरान खान साहब एक और जगह पे कहीं पर इनॉग्रेशन कर रहे थे किसी जगह पे, वहां पे उन्होंने फिर कहा कि ये जो हमने जो है अपने यहाँ तैयार किया इसकी वजह से टूरिज्म आएगा। तो जो टूरिज्म आएगा और जो लोग यहाँ पर आएंगे तो हम श्रीलंकन सिटीजन की तरह उनको वापस भेजेंगे या सही सलामत वापस भेज देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरा मकसद अब तो खासकर हालात आपके उस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल मेरे ख्याल में बड़ी जल्दी आपके खान साहब हजरत उमर के वो उस कॉल की भी, उस एक्शन की भी मिसाल देंगे कि जब कहत के दौर में उन्होंने 5 साल के लिए चोरी की सजा जो थी वो सस्पेंड कर दी थी। इस वक्त आपके हालात बिल्कुल वहीं पहुंच चुके हैं कि लोगों के ऊपर चोरियां डाके हलाल हो जाएंगे। बड़ी जल्दी उसका टाइम आ चुका है, क्योंकि अब लोगों के पास कुछ भी नहीं है खाने को। जिस बंदे की 20 खुशियां तो अभी हो रही है ना, आपने जिसकी देखी नहीं देखे खास, देखे ना, जिस बंदे की 20-25 हजार तनख्वाह है वो किधर से कहां जाएगा, क्या करेगा? और अभी मेरी बजट का क्या मकसद है देने का? जब भी आप बिजली या गैस की प्राइस बढ़ाते हैं तो बजट बन जाता है वो आपका। और टैक्सेस कहते हैं, टैक्सेस लेने हैं, खास साहब बार बार कह रहे हैं टैक्स को इंप्रूव करना है। वो टैक्स तो सारे बेचारे गरीब तो तनख्वाहों से उनके कट रहे हैं टैक्स। हाँ, आपके दोस्त नहीं दे रहे, आपकी कैबिनेट नहीं दे रही, और वो उनको आप अपनी कैबिनेट को कह देते हैं माफियाज हैं, दे आर आउट ऑफ माई कंट्रोल। तो इस तरह तो नहीं चलेगा ये। तो फिर इसको, या तो मैंने तो खान साहब को बड़ा अच्छा मशवरा दिया था बहुत अरसा पहले इस बदनामी से बचने के लिए कि अपोजिशन में बैठे और कहें कि मुझे जी मेरे पेज वालों ने चल। अब देखें इनका नैरेटिव यही होगा कि मेरे एक पेज वालों ने मुझे कुछ नहीं करने दिया, मुझे अमेरिका के डेफिनेटली नॉट की सजा दी गई। ये बिल्कुल तैयारियां ऐसी चीज की हो रही हैं। आगे मुकालमे लिखे जा रहे हैं, अगली तकरीरें लिखी जा रहे हैं कि मैंने कौम के लिए ये करने की कोशिश की तो ये हुआ तो वो हुआ। बिल्कुल तैयारियां हो चुकी हैं, क्योंकि इस वक्त एमएनए तो जो है वो वोटों के लिए अपने गारंटियां मांग रहे हैं दूसरी पार्टियों से। अच्छा साजिद डार साहब, आखिरी सवाल आपसे। सर ये जो समिट हो रही है हम देख रहे हैं,
एक बड़ा बड़ी समिट हो रही है और एक बड़ा इकदाम है कि इतने मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स को बुलाना, अफगानिस्तान के मसले पर उनको तैयार कर लेना कि वो आए बात करें। एक तो आपने ये जो बात की कि ये जो है वो चंदा मिलेगा तो ठीक है, तो वो चंदा जो है वो तो अफगानिस्तान को जाएगा, पाकिस्तान के इसमें क्या मफाद है? और दूसरी एक और बात जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो टाइम लाइन है 3 कंट्रीज की, एक ही रीजन, एक ही जैसे कल्चर, सकाफत, हिस्ट्री, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान एक ही वक्त में आजाद हुए और जो भी है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि वो बहुत आगे चले गए। आप क्या समझते हैं कौन सा ऐसा फैक्टर है कि जिसकी वजह से हम पीछे रह गए और वो बहुत आगे चले गए? उसका फैक्टर एक तो देखें, इंडिया के अंदर कभी भी मार्शल लॉ मिलिट्री नहीं आई। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर था, उसका मैं किसी वक्त आपको बताऊंगा कि व्हाट इज उन्होंने किस तरीके से उन चीजों को कंट्रोल करके रखा। एक तो ये, दूसरा मुसलसल डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता रहा इंडिया के, चाहे बुरा था, अच्छा था, बुरा था, लेकिन उनका नॉन स्टॉप चलता है। एक तो ये उनकी वजह। दूसरा बंगाली, बल्कि मैं हैरान हूं, अगले दिन मैं सोचता हूं फनेटिकिज्म उनके अंदर भी है। जमात इस्लामी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनके कुछ डॉक्टर यूनस जैसे लोग थे। बल्कि अगले दिन मैंने एक और मिसाल पढ़ी है, आपकी आज तक किसी पार्टी ने 2 दफा टर्म कंसेक्टिव टर्म नहीं जीती। उनकी वहां पे टर्म जीतती हैं 2-3, इस वक्त बल्कि 3rd टर्म चल रही है उनकी। और दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट पर तवज्जो दी, जिस तरीके से उन्होंने हमारे अंदर मसाइल ये होते हैं कि एक गवर्नमेंट अपने इशू बनाती है, दूसरी आके उसको बंद कर देती जानबूझ के, ताकि पॉपुलैरिटी खत्म हो, एक दूसरे के गले काटते हैं। वहां पे इस तरह का प्रोसेस नहीं था। दूसरा, उनके मिजाज डिफरेंट थे। हमारे वो जिस तरह, अब एक छोटी सी मिसाल दूं, जो अमेरिकन हैरान हो गए थे जब जॉर्ज बुश 9 हुआ, आप देखें, उसकी मैं मिसाल देना चाहूंगा। अमेरिकन खुद हैरान थे कि इतना हम मांग नहीं रहे थे जितना परवेज मुशर्रफ साहब ने दे दिया था, कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना कुछ पाकिस्तान दे देगा। ये तो हम तो अपने लोगों को उठा उठा के भेज देते हैं, गुटानमो में भेज देते हैं। हमारी कौमियत जो है वो बिल्कुल ना होने बोल के है ही नहीं है, माइनस जा रहे हैं कौमियत के हवाले से। लेकिन हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं, वो मुजब जो उनके जिस हालात में आज बैठे हैं, वो सिकंदर मिर्जा और अयूब खान थे, जिन्होंने बैरिया टाउन की बुनियाद रखी, जिन्होंने DHA की बुनियादें रखी, जिन्होंने बताया कि कंट्री को रियल एस्टेट किस तरह बनाना है, हमने प्रॉपर्टी डीलर किस तरह बनना है। और अल्लाह ताला ने उनको मलक रियाज जैसे लीडर नहीं दिए उनको, या हो सकता है दिए हो लेकिन इतने पावरफुल ना हो। लेकिन हमारे तो, मेरा मकसद है कि अल्लाह ताला ने हमें तो ऐसे ऐसे लोग दिए हैं। मैं बल्कि हैरान होता हूं इसमें, कई दफा लिया कि हमारी ना खुदा इस वक्त हमसे, अल्लाह ताला इतना नाराज है पाकिस्तानियों से, ना हमारी दुआएं सुन रहा है ना बद दुआएं सुन रहा है। ना दुआएं सुनी जा रही ना बद दुआएं सुनी जा रही। कितना मेरा जुल्म, हर बंदे को पता है कि करप्शन है। हर, आप रेडी वाले से पूछ ले, वो भी बताएगा ये इतना खा रहा है इमरान। लेकिन देखें, खुदा की शान देखें, कर कुछ नहीं सकते। वोट देते किसको है, जाते किसको है, देखें बदनसीबी। और जो चलाने वाले हैं वो भी पाकिस्तानी है। मुझे अगले दिन किसी ने कहा, जी ओ ये तो एस्टेब्लिशमेंट, और मैं क्या, एस्टेब्लिशमेंट कौन सी फ्रेंच है, वो भी तो पाकिस्तानी है, हमारे कजन है वो भी। लेकिन ये है कि बस मार धाड़ इस तरह चल रही है कि जिस तरह अल अमान हो रही है, उसमें कोई ऐसा नहीं सोच रहा कि यार इन हालात में से निकलेंगे किस तरह। कोई एक मर्द मोमिन किस तरह एक उठेगा जो कहेगा आए पाकिस्तान के लिए। देखे, परवेज मुशर्रफ साहब ने नारा लगाया था पाकिस्तान फर्स्ट, लेकिन वो बेचारे नहीं। मैं वैसे कदरे उनके कुछ, मेरा एक क्वेश्चन अक्सर मैं पूछता रहता हूँ दोस्तों से, कई आगे पीछे, किसी को पता परवेज मुशर्रफ साहब के लड़के का क्या नाम है, किसी को पता उनकी लड़की का क्या नाम है, वो कहाँ रह रहे हैं। लेकिन ये लेकिन बड़ी अच्छी जगह पे रह रहे हैं, बड़ी लेविश लाइफ गुजार रहे हैं वो, ये ना कहें। ठीक होगा नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई, लेकिन एक फिर भी तजस्सुस जरूर है कि आइदर इट वाज नॉट ओपनली ब्लंटली, वो कहते हैं किया होगा, लेकिन इतना नहीं किया होगा जितना रवाज है। क्योंकि आजकल तो हमारे कई बच्चे MNA ऐसे हैं जिनको अपने मोहल्ले का किराने वाला सिगरेट उधारे नहीं देता, और वो अरबों में इस वक्त लूट मार कर रहे हैं। अच्छा सर, आपसे ना एक आखिर में मैं एक चाहूंगी कि आपसे बात नहीं हुई थी इसके ऊपर, मैं आपके साथ प्रोग्राम नहीं कर पाई सकूते ढाका पे, कुछ कहना चाहेंगे? बस आखिरी इसी नोट पे खत्म करते हैं फिर। सकूते ढाका देखें, मैं बल्कि इसको रिसेंटली मैं जब भी हर 16 दिसंबर को कुछ ना कुछ नया लर्न करने की कोशिश करता हूँ, नया लर्न करने की कोशिश करता हूँ। हमें चाहिए, वैसे इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हमें चाहिए कि बांग्लादेश से हम माफी मांगे, हमने जो कुछ भी उनके साथ किया, अपने रिलेशनशिप उनसे बेहतर करें, इन नफरतों को खत्म करें। एक बात यह है कि इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या में पाकिस्तान
का आगाज बांग्लादेश से, बंगाल से हुआ था, और वो मेजॉरिटी में थे। हमने ज्यादती की उनके साथ, उनका हक बनता था मुजीबुर रहमान का वजीर आजम बनने का, हमने उनके साथ ज्यादती की। और कहते हैं कि हमेशा एडमिशन से आगे करेक्शन शुरू होती। हमें चाहिए कि नया बाब शुरू करें, वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे साथ उन्होंने पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद की थी, उनसे माफी मांगे और उनके साथ अच्छे सफारती रिलेशनशिप बनाए और उनसे सीखें बजाय कि उनको क्रिटिसाइज किया जाए कि आपने बांग्लादेश को इस तरह ताकतवर किस तरह बनाया, आपने टका किस तरह ऊपर लेकर गए, हमारा रुपया हम खुद टका हो गए हैं और उन्होंने टका उठा लिया। उनसे लर्न करना चाहिए, फिर भी हमारे भाई हैं। मेरा ये मशवरा होगा। और ये बात है कि हमारा सबसे बड़ा, मैं जब भी देखता हूं, जब भी हिस्ट्री पढ़ता हूं, हम सब कसूरवार थे, बिल्कुल हम कसूर, खासकर पंजाबी उसमें ज्यादा कसूरवार थे इसको मशरकी पाकिस्तान करने के लिए। सबसे ज्यादा नफरत हम लोगों ने उन पंजाबियों ने की, उनके साथ ज्यादती की उन लोगों के साथ। और मेरा उनसे मैसेज है, मैं बल्कि आई हैव अ हार्ट फॉर देम, वो भी दुआएं हैं उनके लिए भी, वो भी मैं आज भी उनको पाकिस्तानी समझता हूं। और दूसरी आखिरी बात आपसे कहना चाहूंगा मैं कि बिहारी जो आज भी कैंपों में बैठे हैं उनके लिए कुछ करें, और इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। माई हार्ट गोज टू देम एज वेल, जो बिहारी आज भी वहां पे कैंपों में बैठे। साजिद डार साहब, इसी पॉजिटिव नोट पे, और मैं ये समझती हूँ कि अगर जो आपने एक आखिरी नोट जो उस पे बात की बांग्लादेश पे, तो अगर वाकई ऐसा हो जाए और हम इतना समझ जाएं, तो फिर वाकई कि हम इन तमाम कंट्री से आगे निकल जाएं। लेकिन बात तो वही है, ये समझने की, कबूल करने की और फिर ये एक्शन लेने की। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सर।